बच्चों हम लोग सीखने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखो मैंने आपको बार बार बस से बताया है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, आपके पास वोल्टेज क्या रहेगा सेम, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, और करंट हमेशा बढ़ के चलेगी। यानी करंट को अगर मैं एक जगह से जाने वाली तो जितनी आने वाली करंट होगी उतनी ही जाने वाली करंट होगी। बस इतना सा प्रिंसिपल याद रखना है। चलो करते हैं फटाफट। तो आपके पास यहाँ पर ले लेते हैं एक सेल, ये रहा एक सेल, ये इनका इंटरनल रेजिस्टेंस। इसी तरीके से मैं एक सेल और ले लेता हूँ, ये सेल रहा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। मैंने सेल के दोनों टर्मिनल को एक साइड कर रखा है। आप दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, बस फर्क ये रहेगा कि जहाँ पर इसका ईएमएफ पॉजिटिव लेंगे वहाँ पर अगर इसका टर्मिनल चेंज कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक, मैं आपको बस सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ कि आपको करना क्या होता है कि जो भी करंट का डायरेक्शन रहेगा वो हमेशा कैसा ट्रीट करेंगे, वो ट्रीट करेंगे कि वो पॉजिटिव से चल रही है और निगेटिव की तरफ आ रही है, पॉजिटिव से चल रही है और निगेटिव की तरफ आ रही है। यानी सिंपली करंट देखो कैसे जा रही है, यहाँ से कुछ चल रही है और इन दोनों में बटने के बाद फिर से यहाँ पर क्या हो जा रही है, उतनी ही हो जा रही है। ठीक है, अगर सपोज करो कि यहाँ से आपके पास करंट चल रही है I, तो इस वाले के पास जा रही होगी I1 और इस वाले के पास जा रही होगी I2। इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी मैं लिख देता हूँ, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, इनका है इंटरनल रेजिस्टेंस R2। इस सेल का ईएमएफ है ε1, इस सेल का ईएमएफ है ε2। ठीक है, बेसिक मैंने कॉम्बिनेशन बना रखा है, बस छोटी छोटी बातों को ध्यान देते चलेंगे। अब देखो जरा, अगर इस एंड का पोटेंशियल अगर मैं बोल रहा हूं कि ये एंड है A जिसका पोटेंशियल कितना है VA, ये एंड है आपके पास B जिसका पोटेंशियल है VB। ठीक, इस एंड का पोटेंशियल VA, इसका पोटेंशियल VB। अगर मैं पहले सेल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस आपसे बोलूं तो आप क्या लिखते, सिंपली लिखते VA माइनस VB, VA माइनस VB, जिसको हम लोग लिखेंगे क्या, दैट इज VAB। ठीक है, अगर मैं दूसरे वाले सेल के लिए बात करूं तब भी आपके लिए यही पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम। ठीक, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब फटाफट दो सेल के लिए हम लोग निकाल के देखते हैं कि इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा। फिर हमारा ओवरऑल प्रोसेस क्या है, वी हैव टू फाइंड करंट। तो करंट हम फाइंड करना चाहते हैं तो करंट फाइंड कर लिया जाएगा। ठीक है ना, और करंट कैसे फाइंड करेंगे, करंट फाइंड करने के लिए सिंपल यूज करेंगे I इक्वल टू इप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R, जहां पर इप्सिलॉन इक्विवेलेंट क्या है, सभी जितने भी आपका सेल रहेगा सभी का हम लोग को निकालना रहेगा इक्विवेलेंट ईएमएफ। R इक्विवेलेंट क्या है, वो हमारे पास है, दैट इज जितने भी इंटरनल रेजिस्टेंस है सभी का इक्विवेलेंट। और यहाँ पर कैपिटल R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग अगर बनाना चाहें तो बना भी देते हूँ, मैं यहीं पर बना भी देता हूँ कि यहाँ पर है आपके पास कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये रहा, जिसका नाम आप लोगों ने ही रखा है, वो है कैपिटल R। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। यानी आपके पास यहाँ ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसमें भी कितनी करंट जा रही है, I ही जा रहा है। तो अगर इनका इक्विवेलेंट निकाल लिया जाए और इसमें पूछा जाए तो दोनों रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट, इनके रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट और ये सारे कैसे कह रहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है ना, चलो तो सबसे पहले फटाफट हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं कि करंट कितनी कितनी होगी। आपके पास करंट का रिलेशन क्या लिखेंगे, लिखेंगे I यहां से जा रही है इक्वल टू I1 में बढ़ गई, ऊपर चली गई, प्लस I2 कुछ नीचे आ गई। ठीक, अगर I1 और I2 की वैल्यू को निकालना चाहें तो I1 I2 कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से समझेंगे। अगर मैं एक सेल के लिए बात करूं, ये रहा आपके पास VAB, और आपके पास VAB को मैं ट्रीट कर लेता हूं कितना, दैट इज V, इट इज टर्मिनल वोल्टेज ना, या फिर इनके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, इक्वल टू क्या लिखेंगे, आपके पास जो EMF है और माइनस करेंगे I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर मैं पहले वाले सेल के लिए बात करूं तो पहले वाले सेल के लिए क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा ε1 माइनस I1 R1। दूसरे वाले सेल के लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा V इक्वल टू ε2 माइनस I R2। अगर मैं यहां से I1 को निकाल लूं तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा,
I1 इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन 1 माइनस वी अपॉन R1। इसी तरीके से I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन 2 माइनस वी अपॉन R2। ये क्या हो जाएगा आपके पास I2। अब अगर मैं दोनों की वैल्यू को यहां पर पुट कर दूं तो आपके पास आ जाएगा नेट करंट I इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस वी अपॉन R2। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब अगर मैं दोनों को सेपरेट करके लिखूं तो देखो कैसे लिखेंगे बच्चा लोग, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 माइनस वी अपॉन R2। ठीक, अभी एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 को एक साथ कर लेते हैं तो आपके पास I इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 माइनस V को कॉमन कर देते तो आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, इतना बात आया पक्का, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब अगर मैं यहां से अब V को सेपरेट कर लूं, मुझे क्या फाइंड करना, V निकालना है कि भाई पहले सबसे पहले काम हम लोग कर लेते हैं V निकाल लेते हैं। तो V निकालने का काम कर लेते हैं। तो अगर मैं V निकालूं तो V को इधर लेकर आता हूं तो V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 ये रहा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू इनको लिख देते हैं तो ये आपके पास है एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 माइनस कितना हो जाएगा I। अब अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूँ तो इस वाले 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 से डिवाइड कर दूँ इसको तो आपके पास क्या आ जाएगा V इज इक्वल टू आपके पास ये आ जाएगा दैट इज एप्सिलॉन 1, यहाँ से इनको मैं एलसीएम भी ले लूँ यहीं पर या फिर एक स्टेप और कर लेते हैं, प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 यहाँ पर हो जाएगा आपके पास दैट इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक, माइनस I वैसे ही रहेगा, इनसे डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, ये जो इनको अगर मैं अच्छे तरीके से लिखूं तो यहाँ से क्या आ रहा था, इसको मैं सॉल्व करूँ तो R1 R2 अगर एलसीएम ले लें तो R2 प्लस R1, तो अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो R1 R2 किधर चला जाएगा ऊपर, तो आपके पास आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। ये आपके पास इक्वेशन बन गया है बच्चों। ये जो यहाँ से ये टर्म है पूरा का पूरा, इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज एप्सिलॉन इक्विवेलेंट। ठीक है, यानी जो नेट ईएमएफ आपका इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, ये वाला टर्म आने वाला है। ठीक, और अभी मैं इसको सॉल्व करके भी दिखाता हूँ। और आपके पास ये जो टोटल टर्म है यही आपके पास क्या है, यही आपके पास है R इक्विवेलेंट। ये आपके पास क्या है एप्सिलॉन इक्विवेलेंट, ये आपके पास क्या है R इक्विवेलेंट। देखो जरा रिलेशन मेरे पास क्या होता है, मैंने लिखा है I इक्वल टू एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस R। इसको हम लोग एक रिलेशन से और लिखते हैं, क्या लिखते हैं, V इक्वल टू लिखते हैं एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर मैं यहां पर देखो दोनों को कंपेयर करूं तो आपके पास एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इक्वल टू दिस, R इक्विवेलेंट इक्वल टू दिस। ठीक, तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान से समझेंगे। अब अगर मैं इसको और अच्छे तरीके से लिख के दिखाऊं तो मैं इसको रब कर रहा हूं अभी, हाँ इसका काम हो गया है ना, समझ में आ गया है। चलिए इसको रब करते हैं अभी। तो मैंने इसको हटा दिया यहां से। ठीक है, इसको यहां से हटा दिया है मैंने। तो अब क्या आ जाएगा, अब अगर मैं आपसे एप्सिलॉन इक्विवेलेंट पूछूं तो आप क्या बताएंगे, इनको मैं सॉल्व कर रहा हूं तो सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R1 R2। फिर नीचे क्या है, नीचे इनका भी एलसीएम ले लेते हैं और प्लस कर देते हैं 1 R1 R2 अपॉन R1 R2, और ये क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। तो यहाँ से ये R1 R2 तो कट जाएगा, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा दैट इज एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R1 प्लस R2।
ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट या नेट ईएमएफ। ठीक है, और आर इक्विवेलेंट कितना है, आर इक्विवेलेंट तो सिंपल सा है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज आपके पास R2 और R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, दैट इज आर इक्विवेलेंट। देखो बच्चा लोग, अब अगर मैं यहीं को ना, इसी को इन सभी को मैं ना ऐसा बोलूं कि मैं सिंगल सेल में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो आपके पास यहां पर आपके पास पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल तो आपके पास अगर मैं मैक्सिमम पोटेंशियल की बात करूंगा तो आपके पास नेट तो कितना है, दैट इज ई इक्विवेलेंट। और ई इक्विवेलेंट यहां पर एन ई तो होने वाला नहीं है, यहां पर तो कुछ अलग ही है। ठीक, लेकिन आर इक्विवेलेंट क्या है आपके पास, वो तो आर इक्विवेलेंट है 1/R1 प्लस 1/R2 वाला, वो तो कर ले जाएंगे, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला, यानी 1 इंटरनल रेजिस्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस का इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग कनेक्ट करते थे वैसे सिंपल कर ले जाएंगे। अब यहां पर एक चीज और आप ध्यान देते हैं, क्या ध्यान देंगे, अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करूं, दैट इज एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस आर, देखो इनके पास जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल इनके पास भी होगा या जितने चाहे उतने लगा दे, तो मेरा पोटेंशियल यानी ईएमएफ तो चेंज होने वाला नहीं है। क्या चेंज होगा, ये चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं जैसे देखो मैंने यहां पर लिखा है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला सेट कर सकते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू लिख सकते हैं दैट इज N/R। तो अगर मैं यहां से R इक्विवेलेंट लिख दूं R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज R/N। तो अगर मैं यहां पर सेट कर दूं, तो मैं यहां पे सेट करके दिखाता हूं आपको, तो देखिएगा यहां पे मैं सेट कर रहा हूं, इसको ध्यान से समझेंगे। यहां पे मैं R/N रखने वाला हूं, यानी I इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन R/N प्लस R। फिर से वही दोनों केस करेंगे, क्या करेंगे, इफ R/N इज ग्रेटर देन दैट इज R, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये n कहां चला जाएगा, ऊपर, यानी I इक्वल टू आ जाएगा N एप्सिलॉन अपॉन R। तो यहां इस केस में क्या हो जाएगा, आपको मैक्सिमम करंट मिलेगी। और अगर मैं दूसरे केस की बात करूं तो ये अगर बड़ा हो जाए, कौन बड़ा हो जाए, कैपिटल R, तो आपके पास I इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल R। अब अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों केसेस में किसमें सबसे ज्यादा करंट होगी, तो आप किसमें बोलेंगे, दैट इज जिसमें n का मल्टीप्लीकेशन रहेगा। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे बच्चों। मैंने ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है बाय पार्ट। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज बताएंगे, ठीक है, और रिकॉल करिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन।